नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश से लगा है। नतीजों के दिन उत्तर प्रदेश बिल्कुल अलग तेवर में दिखा और बीजेपी केवल 33 सीटें ही जीत पाई। बीजेपी की रणनीति पर अखिलेश यादव भारी पड़े और समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं कांग्रेस भी 6 सीटों पर जीती। अब बीजेपी उत्तर प्रदेश में हुई हार की समीक्षा में जुटी हुई है। बंद लिफाफों में बीजेपी नेताओं से हार के कारण पूछे जा रहे हैं। ये बंद लिफाफे ही बीजेपी की हार का राज खोलेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश बीजेपी के कई नेता पार्टी के ही नेताओं पर दोष मढ़ रहे हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। अपनों ने हमें लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। ये बंद लिफाफा एक राज है। इस बंद लिफाफे में बीजेपी की हार की सारी वजहें हैं। इस लिफाफे से निकली चिट्ठी बताएगी कि बीजेपी इस बार यूपी में वैसा क्यों नहीं कर पाई जैसा पिछले 2 चुनावों में हुआ था। असल में बीजेपी ने हार की वजह तलाशनी शुरू कर दी है और इस वजह से हारे हुए प्रत्याशियों के अलावा जो लोकसभा सीट है वहां के पार्टी के पदाधिकारी भी पार्टी के राज्य इकाई को बताएंगे कि वहां हार मिली तो क्यों मिली, और इस समीक्षा के आधार पर बीजेपी जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करने की कोशिश करेगी। ऐसे में अपेक्षित परिणाम ना रहने के बाद अब पार्टी में एक मंथन का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी अध्यक्ष अब एक-एक सीट पर बूथ स्तर से रिपोर्ट लेकर उसकी समीक्षा करेंगे और इस रिपोर्ट के जरिए पार्टी नेतृत्व को यूपी के हालात से रूबरू कराया जाएगा। हम लोगों ने अपने सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को लोकसभा के अनुसार प्रवास लगाकर उन सब विषयों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। उन सारी सूचनाओं को, जानकारी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि हम लोग उन सब कारणों को दूर करके माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश और देश को एक समृद्धशाली राष्ट्र, एक विकसित राष्ट्र का जो सपना है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसे पूरा करेंगे। बीजेपी ने इस बार लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा था, लेकिन पार्टी के पदाधिकारी ये मान रहे थे कि बीजेपी कम से कम 70 सीटें जीत कर आएगी, लेकिन परिणाम इसके अपेक्षित नहीं रहा। बीजेपी अकेले सिर्फ 33 सीटें जीत सकी, वहीं एनडीए के सहयोगियों को मिलाकर ये जीत की संख्या 36 पर पहुंच पाई। यानी 44 ऐसी सीटें थीं जो बीजेपी नहीं जीत पाई और इस बार इन 44 सीटों की समीक्षा के लिए 62 लोगों की एक कमेटी बनाई गई है। पार्टी जितनी भी समीक्षा कर ले, लेकिन हारने वाले प्रत्याशी पार्टी के ही नेताओं पर दोष मढ़ने से पीछे नहीं हट रहे। कुछ ऐसा ही आरोप बांदा चित्रकूट लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद रहे आर.के. सिंह पटेल लगा रहे, जो इस बार चुनाव हार गए। अपनों ने हमें लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो अपनों ने डुबा दिया। हाँ, जो अपने बने थे, जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के पदाधिकारी बता रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी अपनी ले रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने जिनको सांसद बनाया, पहले भारतीय जनता पार्टी ने से जो विधायक बने, भारतीय जनता पार्टी के से आकर के जिनकी पहचान बनी, ऐसे लोगों ने मिल करके और वो जो है विरोधी के साथ खड़े होकर के खुल करके विरोध किया। यूपी में 80 में से 44 सीटें हारने वाली भारतीय जनता पार्टी अब इन सीटों पर हार की समीक्षा इसलिए भी कर रही है क्योंकि आने वाले दिनों में कुछ चुनाव होने हैं। 9 ऐसे विधायक हैं जो कि सांसद बने हैं और उन 9 की सीटों पर उपचुनाव होगा और उपचुनाव में हार ना मिले इसके लिए भी ये समीक्षा ज़रूरी है। और ये समीक्षा इसलिए भी बीजेपी के लिए ज़रूरी है क्योंकि 2027 में यूपी का जो विधानसभा है उसमें बीजेपी एक नए लक्ष्य के साथ जाने की तैयारी में जुटी है। अब इस समीक्षा के बाद किस तरह से बीजेपी अपनी रणनीति बदलेगी ये देखना दिलचस्प होगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। रामकृपाल सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही अनुराग वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। रामकृपाल जी, आपके पास आना चाहूँगा। कहा जाता है कि जीत जो होती है उसके तो कई दावेदार होते हैं, लेकिन हार अनाथ होती है। उसके बारे में कोई जो है अपने मन से कोई भी कारण बता सकता है कि हम इस कारण हारे, उस कारण हारे, लेकिन आपके हिसाब से इन बंद लिफाफों में क्या व्यथा कथा लेकर के ये आए होंगे हारे उम्मीदवार? देखिए अखिलेश जी, जैसा कि जो लोग निश्चित रूप से मुख्य कारण जो हैं वो तो आप भी अखिलेश जी, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, हमें भी पता है। और रिजल्ट आने के पहले इस तरह की आशंकाएं मुझे खुद हो गई थी और मैंने बहुत मित्रों से बात की थी, साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। और अभी जो बीजेपी के एक नेता जो कह रहे थे, उनका हो सकता है कि आपस में कहीं हो, लेकिन देखिए जो मेजर रीजन रहा वो सबसे बड़ी बात यह है कि अफवाह और लालच, इन दो चीजों का बीजेपी ने बहुत लाइटली लिया। एक देखिए 8,000 कुछ रुपया जो जाना, और दूसरा ये अफवाह फैला देना कि अगर 400 सीटें बीजेपी की आएंगी तो बाबा साहब आम्बेडकर की किताब गायब हो जाएगी। इस तरह से वहां कैंपेन किया गया एक एक वो तबके के पास। तो सबसे बड़ी बात जो उत्तर प्रदेश में ये सोचनी है कि जो ओबीसी 2014, 2017, 2019 और 2022 में बीजेपी के साथ इंटैक्ट खड़ा रहा, इवन मध्य प्रदेश में वो 2023 में भी विधानसभा चुनाव में दिखाई पड़ा कि उसके साथ है, क्यों उत्तर प्रदेश में उसका एक हिस्सा अलग हो गया। और मायावती का जो कोर स्ट्रेंथ है, उस कोर स्ट्रेंथ में भी चूंकि मायावती एक्टिव नहीं दिखाई पड़ी, उन्होंने कोई सभा नहीं किया, उनके बीच ये बात घर कर गई कि अगर बाबा साहब का संविधान ही नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे। यानी कुल मिलाकर के आरक्षण खत्म करने का भय फैलाया गया। और इस भय में बीजेपी के 6 सांसद ने खुद एक बड़ी भूमिका निभाई, जिन्होंने कहा बड़बोलेपन में कि हम आएगा संविधान बदल देंगे। वो संविधान बदलने की बात कर रहे थे, डाउन द लाइन ये होता है संविधान खत्म कर देंगे। और विपक्ष ने इसको बड़े सुनियोजित ढंग से उस तबके में फैलाया। अब उसके अलावा आपस में आप जानते हैं इतनी बड़ी पार्टी है, जिनको टिकट नहीं मिला वो भीतरघात कर, वो सब कारण हो सकते हैं, लेकिन मेजर कारण मैं दो बातें कह रहा हूं। महत्वपूर्ण है। अनुराग जी, आपके पास आना चाहूंगा। ये जो बात कही जा रही है कि कई लोग भीतरघात के कारण भी हारे, अपनी ही पार्टी के लोगों ने सैबोटेज किया। अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर चल रहा है संगीत सोम और संजीव बालियान का झगड़ा खुलकर सामने आ रहा है, ये सब कारण भी हैं जिनको आप दरकिनार नहीं कर सकते। देखिए अखिलेश, ये बात तो सच है कि वैसे राजनीति में जो ये भाजपा में ये भीतरघात की बात हो रही है, या ये हर पार्टी में होता है, इस बार यहां भी हुआ। और जो बीजेपी ने, मेरी याद में बहुत कम ऐसा हुआ है जब दबाव में टिकट बांटे। इस बार इस चुनाव में दबाव में जो टिकट बांटे गए, या फिर कैडर को, जो एक्चुअल कार्यकर्ता है उसको इग्नोर करके जो हवाई कैंडिडेट्स है उसको लाके लैंड करना, वो एक जिसमें जो ग्रास रूट कार्यकर्ता है, भाजपा हमेशा वो पार्टी मानी जाती रही है, अनलाइक कांग्रेस, जिसमें ऊपर से नेता आता है और जो दरी बिछा रहा होता है वो सारी जिंदगी दरी बिछा रहा होता है, वो नहीं होता था। यहाँ कार्यकर्ताओं को ग्रो करने का मौका मिलता था। इस बार उत्तर प्रदेश में क्या हुआ कि वही कांग्रेस कल्चर आया कि जिसने दबाव बनाया या ऊपर से नेता आके बैठा दिया गया। ग्रास रूट लेवल पे क्या चल रहा है, वो जो नेता थे, जो शीर्ष नेता थे, उन्होंने उस चीज को ध्यान नहीं दिया। अगर ये जीत जाते तो उनकी थ्योरी ठीक थी कि नहीं, अब हमें ग्रास रूट लेवल के नेताओं की सुनने की जरूरत नहीं है, हम जो कर रहे हैं ठीक है। लेकिन चूंकि ये हार गए तो यहां पे दिक्कत हो गई। और दूसरी चीज अखिलेश जी, जो 22 जनवरी को एक माहौल बना था राम मंदिर का, वो राम मंदिर का माहौल जो कंटिन्यू होना था वो ब्रेक हो गया। वो फरवरी तक आते आते डिफ्यूज हुआ और आगे चलते चलते वो संविधान बदलने और 8,500 रुपए में वो एकदम ही डिफ्यूज हो गया, जिसको इन्होंने आगे चलाना था। मैं जिस दिन से टिकट बंटवारा हुआ, अयोध्या की मैं बात कर रहा हूं, अयोध्या में जो इन्होंने एक बड़े नेता को खड़ा करना था, अयोध्या को अपना मेन एक तरह से
एपिसेंटर बनाना था कि वहां से सारी चीजें, जब आपका पूरा देश का चुनाव अयोध्या से चल रहा है, तो अयोध्या में जिस टाइप का माहौल चुनाव में होना चाहिए था वो नहीं बना। वहां पे आपने जो कैंडिडेट चुना वो इतना स्ट्रांग नहीं चुना, जिसकी वजह से लेकिन पूरे जी, देश माफी के चाहूंगा जी, समय की थोड़ी कमी है। रामकृपाल जी, संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे, 4 चुनाव बीजेपी लगातार जीती है, 2 लोकसभा, 2 विधानसभा और 5वें चुनाव में झटका लगा है। जल्दी ही 2 साल के भीतर यहाँ पर विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। आपको लगता है कि काफी समय है अभी बीजेपी के लिए अपनी चीजें दुरुस्त करने के लिए, पटरी पर आने के लिए? निश्चित रूप से अखिलेश जी, बीजेपी, अनुराग भाई बहुत सही बात कर रहे थे। देखिए, बीजेपी ने जो प्रयोग, जो साहस गुजरात में जुटाया था, याद होगा, छत्तीसगढ़ में जुटाया था, वो पता नहीं उत्तर प्रदेश में उस तरह का साहस क्यों नहीं। क्योंकि देखिए, एक बात है, ये मान लेना कि उत्तर प्रदेश में तो हम अच्छा करेंगे, मुझे लगता है बहुत डिफेंसिव हो गए थे। इनको लगा कि कहीं कैंडिडेट बदलने से कुछ गड़बड़ न हो जाए। उस चक्कर में जिनके बारे में था कि वो लाइबिलिटी हैं, उनको भी असर मान करके आज चलाते रहे। जबकि गुजरात में इन्होंने जो प्रयोग किया था, आप देखिए, तमाम कैंडिडेट को पूरी की पूरी कैबिनेट बदल दी, सब नए कर दिए, छत्तीसगढ़ में किया। आप एक ये भी होता है कि उस जड़ता को तोड़िए। बीजेपी ने बहुत बड़ी गलती की और ये टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया कि ओबीसी हमारे पास है और मायावती जी अपना वोट बैंक थोड़ा लेके जाएंगी तो हम जीत जाएंगे। इस गलत फहमी में बीजेपी हुई। और मैं हमेशा कहता हूं, राइट वर्सेस रेस्ट। अगर रेस्ट यूनाइटेड है और कोई नहीं है तो राइट के लिए बहुत मुश्किल होगी। मायावती जिस तरह से किनारे हो गई तो सीधी सीधी लड़ाई हो गई और उसका परिणाम यह हुआ कि जो बीजेपी आसानी से, उसका वोट बैंक, वोट परसेंटेज करीब करीब इंटैक्ट है, लेकिन हार गए। कारण यह था कि जो मायावती ने, जैसे आजमगढ़ के बाई इलेक्शन में 1.5 लाख वोट ले गई थी तो बीजेपी कम वोट पा करके भी जीत गई थी बाई इलेक्शन, वो नहीं हो सका। जी, शुक्रिया आपका रामकृपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अनुराग जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए कि जो बंद लिफाफे हैं जो बीजेपी के हारे हुए उम्मीदवार दे रहे हैं पार्टी नेतृत्व को, जब ये खुलेंगे तो क्या तस्वीर उभर कर सामने आएगी। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। आरएसएस ने साफ किया है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत की हाल की टिप्पणियां बीजेपी या उसके नेताओं के बारे में नहीं थी। गौरतलब है कि 10 जून को नागपुर में संघ के कार्यकर्ता विकास वर्ग द्वितीय समापन समारोह में मोहन भागवत के भाषण को लेकर विपक्ष ने बीजेपी और उसके नेताओं पर निशाना साधा था। भागवत ने लोकसभा चुनाव, मणिपुर आदि पर टिप्पणी की थी, लेकिन आरएसएस का कहना है कि उनके भाषण को किसी नेता या पार्टी से जोड़कर देखना ठीक नहीं। संघ नेताओं के मुताबिक संघ प्रमुख का 3 मिनट का वीडियो एडिटिंग करके चला दिया गया, 3 अलग अलग हिस्सों को जोड़कर चला दिया गया। काम करें पर मैंने किया, इसका अहंकार न पाले वही सही सेवक है वाली टिप्पणी किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं थी। मणिपुर पर पिछले साल दशहरे के अपने भाषण में भी संघ प्रमुख ने टिप्पणी की थी, लिहाजा यह कहना गलत है कि पहली बार मणिपुर पर बोले। आरएसएस कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश के बयान से संघ ने किनारा किया। अहंकार के कारण 240 सीटें आई वाला इंद्रेश का बयान संघ का आधिकारिक बयान नहीं है। और अब आपके लिए एक सवाल, जिस पर आप अपनी राय हमें QR कोड को स्कैन करके दे सकते हैं और अपना जवाब भेज सकते हैं। सवाल यह है कि क्या 2047 तक भारत विश्व की महाशक्ति हो जाएगा? तो बस स्कैन करिए ये QR कोड और भेजिए अपना जवाब। और हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।